नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समुद्र की गहराई में लेकर जाने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए आप। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो बिना भाड़े के फ्री में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे साक्षात समुद्र की गहराई से वापस आ रहे हैं। साल 1931 में आर्कटिक महासागर के बर्फीले समुद्र में एक सबमरीन बहुत तेजी से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही होती है। तभी इस सबमरीन की टक्कर एक बर्फ के पहाड़ से हो जाती है और ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इससे इतनी तेज आवाज उत्पन्न होती है जैसे लगा कि पूरी सबमरीन ही टूटकर बिखर गई हो। सबमरीन में उपस्थित लोगों को ऐसा लगा कि आज उनका आखिरी दिन है। दोस्तों, केवल एक इंसान को छोड़कर ह्यूबर्ट विल्किंस जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। विल्किंस का सपना था कि वो पृथ्वी के टॉप पर यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे। उनका रास्ता पृथ्वी पर चलकर नहीं और ना ही वायु में उड़कर, बल्कि आर्कटिक महासागर की बर्फ की मोटी परतों के नीचे से होकर एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर बर्फ की परतों को ड्रिल करके बाहर निकलेंगे। दोस्तों, 1930 तक यह काम किसी ने नहीं किया था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि विल्किंस का यह मिशन कितना खतरनाक साबित होने वाला है। समुद्र की गहराई में चलते समय उनके साथ कई अजीब घटनाएं हुई। कभी सबमरीन बर्फ की परतों से होकर गुजरते समय डैमेज हुई, कभी सबमरीन का इंजन ही बंद हो गया और कभी तो सबमरीन में बैठे हुए लोग ही आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और कभी तो ये लोग सबमरीन को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग चाह नहीं रहे थे कि विल्किंस इस सफर को पूरा कर पाए। आखिर क्यों? इस घटना को डिटेल से देखते हैं। सदियों तक लोग पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। इस मिशन में लोग जहाजों का उपयोग कर रहे थे। ये जहाज आर्कटिक महासागर की ठंडी बर्फ की मोटी परतों में जाकर फंस जा रहे थे। ये मिशन इतना खतरनाक था कि इसने कई लोगों की जान तक ले ली। साउथ पोल पर जाने के लिए मात्र 2 रास्ते हैं, लेकिन यदि नॉर्थ पोल पर जाना है तो इन 2 रास्तों के अलावा एक छुपा हुआ तीसरा रास्ता भी है, जो कि नॉर्थ पोल के ठीक नीचे है, यानी आर्कटिक महासागर की गहराई में वो रास्ता छुपा हुआ है। उस रास्ते से नॉर्थ पोल पर पहुंचने के लिए पहले हजारों किलोमीटर समुद्र के अंदर जाना होगा, फिर एग्जैक्ट सीधे नॉर्थ पोल पर वापस आना होगा, जो कि बेहद खतरनाक है। और साल 1930 में अमेरिकन एक्सप्लोरर ह्यूबर्ट विल्किंस लगातार इसी रास्ते से नॉर्थ पोल पर पहुंचने की कोशिश करते रहे और अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, यहां तक कि अपने क्रू मेंबर्स के जान को भी जोखिम में डाल दिया। साल 1909 में रॉबर्ट पियरी नाम के एक्सप्लोरर ने जमीनी रास्ते से होते हुए नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया। दोस्तों, यह खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। इसी तरह ह्यूबर्ट विल्किंस भी अपना नाम इतिहास में लिखवाना चाहते थे। अब साल 1930 में ह्यूबर्ट विल्किंस ने एक प्लान बनाया कि वो 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर आर्कटिक महासागर में तय करेंगे और उस तीसरे रास्ते से समुद्र की गहराई से होते हुए नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे। विल्किंस इस सफर को मात्र 6 हफ्तों में ही पूरा करना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जमीनी रास्ते और आसमान के रास्ते की तुलना में समुद्र की गहराइयों वाला रास्ता काफी कठिन था और काफी महंगा भी था, जिसके लिए विल्किंस को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। इसके लिए विल्किंस कई कॉलेजेस में लेक्चर लेना शुरू किया और अपनी छपी हुई किताबों को भी बेचना शुरू किया।
लेकिन ये पैसे पर्याप्त नहीं थे। अब विल्किंस पैसों के लिए मीडिया से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर विल्किंस अपनी इस सफर में सफल होते हैं तो मीडिया के लिए यह मिशन एक बहुत बड़ी कवरेज साबित होगी। इस मिशन के इंपॉर्टेंस को समझते हुए ऑलरेडी कई बड़े न्यूज़पेपर इस मिशन में इंटरेस्टेड थे। तभी इसी बीच विल्किंस का संपर्क विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट से होता है और विल्किंस कहते हैं कि यदि आप हमारे इस मिशन को फंडिंग करेंगे तो हम इस मिशन की एक्सक्लूसिव जानकारी केवल आप ही को देंगे और पब्लिश करने का राइट भी आप ही को दे दिया जाएगा। रैंडोल्फ हर्स्ट इस मिशन के इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे और उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने इस मिशन के लिए पर्याप्त फंडिंग की। इसके साथ ही रैंडोल्फ हर्स्ट एक कंडीशन रख देते हैं कि विल्किंस जैसे जैसे सबमरीन को लेकर समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ेंगे, ठीक उनके साथ ही आसमान में एक एयरशिप भी आगे बढ़ता जाएगा और जैसे ही यह सबमरीन नॉर्थ पोल पर बर्फ की परतों को तोड़ते हुए ऊपर आएगी, ठीक उसी समय आसमान में एक एयरशिप भी मौजूद होगा, जिससे रैंडोल्फ को अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक बेहतरीन खबर मिलेगी कि हमने नॉर्थ पोल को जमीन के अलावा समुद्र की गहराई और आसमान से भी जीत लिया है। इसके अलावा रैंडोल्फ हर्स्ट ने एक और ऑफर दिया कि यदि विल्किंस समय सीमा के अंदर ही इस मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें $5 लाख की प्राइस मनी दी जाएगी, जो कि आज के लगभग 20 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों, अब विल्किंस काफी खुश थे, क्योंकि यदि वो मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें इनाम के रूप में एक बड़ी रकम मिलने वाली है। अब विल्किंस इस मिशन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पुरानी सबमरीन नॉटिलस को चुना। हालांकि यह सबमरीन आर्कटिक महासागर की बर्फ की मोटी मोटी परतों में चलने के लिए उतनी सक्षम नजर नहीं आ रही थी, जिसके कारण अमेरिकन इंजीनियर नेवल आर्किटेक्ट साइमन लेके इसमें कई बड़े बदलाव किए, जैसे कि इस सबमरीन के सामने की दीवार को स्टील और कंक्रीट की मोटी दीवार से तैयार किया, ताकि यह सबमरीन आर्कटिक महासागर की मोटी बर्फ की परतों को आसानी से तोड़ती हुई आगे बढ़ सके। आखिर वो दिन आ ही गया। 16 मार्च 1931 को विल्किंस अपने 19 क्रू मेंबर्स के साथ नॉटिलस पर सवार होकर समुद्र की गहराई से होते हुए नॉर्थ पोल पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अभी ये विल्किंस समुद्र के अंदर कुछ दिन ही चले थे, तब तक नॉटिलस में बहुत सी खामियां नजर आने लगी। इसके अलावा सबसे जरूरी जो ड्रिल था, जिसके द्वारा समुद्र के बर्फ की परतों में होल बनाते हुए नॉर्थ पोल पर ऊपर आना था, वो ड्रिल ही काम करना बंद कर दी। दोस्तों, अब विल्किंस को समुद्र की गहराइयों से होते हुए नॉटिलस को रिपेयर कराने के लिए अमेरिका वापस आना पड़ा। अब कई हफ्तों की रिपेयरिंग के बाद समय कम होने की वजह से विल्किंस जल्दबाजी में अपने क्रू मेंबर्स के साथ पुनः यह सफर स्टार्ट किया। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही ये पुरानी छोटी सी सबमरीन नॉटिलस आर्कटिक महासागर के तूफानों को सहने में काफी कठिनाई महसूस कर रही थी, और इससे भी ज्यादा कठिनाई ये थी कि इस पुरानी सबमरीन में जगह बहुत ही कम थी, जो कि 20 लोग इस सबमरीन में खड़े खड़े दिन ही काटते थे। अब
विल्किंस सफर शुरू होने के बाद रेडियो के जरिए टाइम टू टाइम सारी खबरें रैंडोल्फ हर्स्ट के पास पहुंचा रहे थे। इन खबरों में सबमरीन के हिस्सों के खराब होने से लेकर लोगों के बीमार होने तक की खबर थी। दोस्तों, इस तरीके से हफ्तों समय बीतते जा रहे थे। यह सबमरीन जैसे जैसे महासागर में बर्फ में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इसकी लगातार हालत खराब होती जा रही थी। दोस्तों, इसी बीच एक समस्या का पहाड़ टूटा, और वह बड़ी समस्या यह थी कि सबमरीन के आर्कटिक ओशियन में इंटर करने से पहले ही इसका एक इंजन बंद हो गया। यह सिचुएशन कितनी सीरियस थी आप सोच सकते हैं। उन 20 लोगों पर क्या गुजर रही होगी इस सिचुएशन में। अब कुछ ही समय के बाद इस सबमरीन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है, यानी यह सबमरीन अब समुद्र की गहराई में 20 लोगों के साथ एक लकड़ी का ताबूत बनकर रह जाती है। दोस्तों, 13 जून को इस सबमरीन से सिग्नल आना भी बंद हो गया। इसके चालक दलों और क्रू मेंबर्स के साथ विल्किंस का भी कुछ पता नहीं, जिसके बाद 15 जून को अमेरिका का एक युद्धपोत USS बोइंग इस नॉटिलस को अजोरा से 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहते हुए पाया। नॉटिलस के दोनों इंजन बंद हो चुके थे, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि नॉटिलस में सवार विल्किंस और उसके साथी क्रू मेंबर्स अभी भी सही सलामत थे। अब नॉटिलस की मरम्मत के लिए उसे टो करना पड़ा और उसके पुर्जों को अमेरिका से मंगवाने में कई हफ्ते लग गए। यानी अब यह क्लियर हो चुका था कि यह विल्किंस तय सीमा के अंतर्गत नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी अब इसे किसी भी कीमत पर इनाम की राशि 1.5 लाख नहीं मिल पाएगी। इसके बावजूद भी विल्किंस अभी भी फिर से इस यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि इसी बीच इसके 4 चालक दलों के सदस्य इस मिशन से अपना नाम वापस ले लिया। फिर से नॉटिलस की मरम्मत हुई, रिपेयर हुआ और फाइनली 28 जुलाई को तीसरी बार विल्किंस ने नॉर्थ पोल की यात्रा शुरू की। अभी भी इस नॉटिलस में लगातार समस्या आ रही थी, लेकिन अनुभव की वजह से जो लोग इस नॉटिलस में मौजूद थे वे लोग इन समस्याओं को ठीक करना सीख चुके थे। अब फाइनली नॉटिलस आर्कटिक सर्कल के ऊपर जमी बर्फ की मोटी लेयर के नीचे से होकर अपनी यात्रा जारी रखी। अब जाकर नॉटिलस में उपस्थित लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। इसी बीच नॉटिलस में उपस्थित विल्किंस और उनके क्रू मेंबर्स कुछ वैज्ञानिक डाटा भी उपलब्ध कराए। उन लोगों ने बताया कि नॉटिलस जिस ठंडी पानी के लेयर में चल रही है उसके नीचे एक गर्म ओस लेयर भी उपस्थित है। उस समय बाहर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो खबरें मिल रही थी उससे लोगों को यही पता चल रहा था कि अब कुछ ही समय में विल्किंस और उनकी टीम नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली है और यह एक बहुत बड़ी खबर के रूप में उभरने वाली है। लेकिन शायद नॉटिलस के अंदर की खबर किसी को नहीं मिल रही थी। दोस्तों, नॉटिलस के अंदर काफी भयावह स्थिति बनी हुई थी। नॉटिलस के अंदर लोग ठंड से काफी परेशान थे। ठंड को दूर करने का कोई भी रास्ता इन लोगों के पास नहीं था। लोग बीमार पड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब तो लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। कुछ की हालत इतने खराब हो चुके थे कि वे लोग इस मिशन को रद्द करने और वापस चलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे।
और वे लोग कह रहे थे कि यदि यह मिशन कुछ और देर तक चला तो इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, सभी लोग इस बर्फ की परत के नीचे ही समा जाएंगे। दोस्तों, सच कहूं तो ये सभी लोग सही कह रहे थे, क्योंकि इस नॉटिलस सबमरीन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और इसकी स्पीड लगातार कम होती चली जा रही थी। और अचानक वही हुआ जिसके बारे में लोग सोच कर घबरा जा रहे थे। अचानक नॉटिलस रुक गया। 22 अगस्त 1931 नॉटिलस बर्फ की चादर के अंदर लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रुक सी गई थी। अब नॉटिलस के क्रू मेंबर्स इस नॉटिलस को ना ही आगे ले जा पा रहे थे और ना ही पीछे मूव करा पा रहे थे। दोस्तों, क्रू मेंबर्स के बीच काफी भयावह स्थिति बनी हुई थी। ये लोग वहां से बाहर निकलकर तैर कर भी वापस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यदि कोई आदमी बाहर निकलता तो आर्कटिक का यह फ्रीजिंग करने वाला पानी तुरंत उसको जमा देता और उस आदमी की मिनटों में जान ले लेता। यदि कोई क्रू मेंबर इस ठंडे पानी को सह भी लेता तो ऊपर कई फीट मोटी बर्फ की परत है जिसे पार करके ऊपर आना एकदम नामुमकिन था। इसलिए कोई भी क्रू मेंबर्स ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, तभी विल्किंस के दिमाग में यह आया कि नॉटिलस का जो पार्ट खराब है उसे ठीक किया जाए। उसने अपने ड्राइवर को समुद्र में गोता लगाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गोता लगाया और बाहर जाकर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि नॉटिलस का जो रडर है वो टूटकर कहीं गायब हो चुका है। दोस्तों, रडर का मतलब यह है कि रडर के द्वारा ही सबमरीन आगे बढ़ती है। बिना रडर के सबमरीन को आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो अब विल्किंस ये सोचने लगा कि आखिर रडर गया कहां। उसके दिमाग में आया कि या तो यह रडर किसी बर्फ की चट्टान से टकराने की वजह से टूट गया हो और अलग हो गया हो, या कोई क्रू मेंबर ही जानबूझकर इसे तोड़ दिया हो। अब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर कोई क्रू मेंबर क्यों तोड़ेगा। तो दोस्तों, पिछली रात को ही सभी क्रू मेंबर्स और विल्किंस के बीच झगड़ा हुआ था। सभी क्रू मेंबर्स का यह कहना था कि अब इस मिशन के लिए आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से वापस चलना है, जबकि इकलौता विल्किंस ही था इस मिशन को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार था। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो रैंडल्फ हर्स्ट था, जिसको विल्किंस रेडियो के माध्यम से लगातार सूचना दे रहा था, उस रैंडल्फ हर्स्ट ने पब्लिकली यह कहा कि आप लोग मिशन को छोड़कर वापस आ जाइए। लेकिन दोस्तों, आपको बता देते हैं कि रैंडल्फ हर्स्ट का यह एक दिखावा था। वास्तव में यह लगातार विल्किंस को कह रहा था कि आपको किसी हालत में मिशन को पूरा करना है। लगातार दबाव बना रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि इस मिशन में हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में फंडिंग इन्वेस्ट है। यदि विल्किंस आप इस मिशन को बीच में छोड़कर वापस आते हैं तो आपको मेरा पूरा पैसा वापस करना होगा। अब आप इस समय विल्किंस की हालत को इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, विल्किंस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके सपने ने उसको बर्बाद करके रख दिया था। आर्कटिक के बर्फ की मोटी परतों के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में मेटल की ताबूत के बीच में बैठा हुआ विल्किंस ये सोच रहा होता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यदि वो आगे बढ़ेगा तो अपने लोगों
कि जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ेगा, या यदि वो पीछे हटता है तो हो सकता है उसके अपने लोगों की जान बच जाए। दोस्तों, विल्किंस फाइनेंशियली बर्बाद हो चुका था। वो इतने बड़े कर्ज के नीचे दब चुका था जिसके बाहर आने का कोई चांस नहीं था। इसके अलावा अपने सपने की जिद पूरा न होने की वजह से शर्मिंदगी भी इतनी ज्यादा थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही सब सोचकर वो अपना होश लगातार खोते जा रहा था। अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था और कैसे भी करके पुराने पुर्जों की वजह से थोड़ा बहुत सबमरीन को ठीक करके आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते जा रहा था। तभी उसने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया कि सबमरीन के पिछले हिस्से में पानी भरो और सबमरीन को आगे ले चलो। दोस्तों, जैसे इस सबमरीन थोड़ा सा ही आगे चला था तब तक एक भयंकर आवाज सुनाई दी, बर्फ की चट्टान से टकराने की। ऐसा लगा जैसे पूरी सबमरीन टूटकर बिखर जाएगी। अब पूरे तरीके से विल्किंस अपना होश खो चुका था। हालांकि विल्किंस ये समझ चुका था कि इस हालत में नॉटिलस सबमरीन को लेकर नॉर्थ पोल तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और लगातार धीरे धीरे नॉटिलस सबमरीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा था। दोस्तों, कुछ समय के बाद, कुछ किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद अब ये पूरी तरीके से विल्किंस को लग चुका था कि अब यह नॉटिलस सबमरीन नॉर्थ पोल पर किसी कीमत पर नहीं पहुंच पाएगी। जिसके बाद उसके दिमाग में आया कि चलिए ड्रिल्स की मदद से बर्फ की चादर को तोड़ा जाए और होल बनाकर ऊपर निकला जाए ताकि उसको और उसके साथियों को बाहर की हवा लग सके, थोड़े से ताजा महसूस कर सकें। दोस्तों, अब नॉटिलस सबमरीन की ड्रिल्स की सहायता से विल्किंस और उसके साथी बर्फ को तोड़ना शुरू किए, उसमें होल बनाने की कोशिश शुरू की ताकि सबमरीन ऊपर निकल सके। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो जो ड्रिल लगी हुई थी नॉटिलस में, वो बर्फ को तोड़कर होल बनाना तो दूर, उसमें थोड़ा सा छेद भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक चल रही थी, तब तक रुक जा रही थी, बर्फ में फंस जा रही थी ड्रिल। ऐसा लग रहा था कि ये ड्रिल कुछ ही समय में टूट जाएगी। इसी बहाने विल्किंस इस ड्रिल को भी चेक करना चाह रहा था कि यदि हम लोग नॉर्थ पोल पर पहुंचते हैं तो इसी ड्रिल की मदद से बर्फ की परत को तोड़ा जाएगा और होल करके सीधे नॉर्थ पोल पर पहुंचा जाएगा। लेकिन हम अपने मिशन नॉर्थ पोल पर तभी पहुंच पाएंगे जब यह ड्रिल काम करेगा। लेकिन यहां स्पष्ट हो गया कि यह ड्रिल तो अब किसी हालत में बर्फ की चादर को तोड़ नहीं पाएगा। तो यही स्पष्ट यह भी हो गया कि यह विल्किंस अपने सपने को किसी भी हालत में अब पूरा नहीं कर पाएगा। अब जाकर विल्किंस ने ऐसा फैसला लिया जिसे विल्किंस कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 6 सितंबर 1931 को अपने रेडियो मैसेज के द्वारा लास्ट में लिखा कि हमने अपने इस मिशन को समाप्त किया। दोस्तों, फाइनली विल्किंस एक ऐसे कर्जे के नीचे दब गया जिसे वो जिंदगी भर नहीं चुका पाया। अब क्रू मेंबर्स की बात को मानते हुए विल्किंस ने अपने सभी क्रू मेंबर्स और चालक दलों को वापस चलने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, वापस आना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। धीरे धीरे किसी तरीके से
ये लोग इस मिशन से वापस धरती पर आए। सर ह्यूबर्ट विल्किंस ने अपने इस सपने के चलते इतिहास रच दिया। उस समय तक जितनी गहराई में जाकर जितनी दूरी नॉटिलस सबमरीन की सहायता से ह्यूबर्ट विल्किंस ने तय किया, उतनी दूरी इतिहास में नहीं कोई तय कर पाया और पिछले 3 दशकों तक नहीं कोई तय कर पाया। विल्किंस 3 दशक तक और जिंदा रहे, लेकिन उनकी अंतिम सांस लेने से पहले अमेरिका ने उन्हें तोहफा दिया। अमेरिका ने एक परमाणु सबमरीन बनाया जिसका नाम नॉटिलस ही रखा, क्योंकि अमेरिका ने समुद्री मार्ग से सबमरीन की सहायता से नॉर्थ पोल को जीतने के लिए एक परमाणु सबमरीन तैयार किया और इस परमाणु सबमरीन का भी नाम विल्किंस के सबमरीन के नाम पर ही नॉटिलस ही रखा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अमेरिका का यह परमाणु सबमरीन नॉटिलस सन 1958 में नॉर्थ पोल को जीतने में कामयाब रहा और इस कामयाबी के बाद विल्किंस ने 3 महीने बाद 30 नवंबर 1958 को अंतिम सांस ली। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि ये कहानी बताने में मुझे काफी अच्छा फील हुआ, क्योंकि आपको सपने देखने से ही कुछ नहीं होगा। यदि आपको सपने देखना है और सपने पूरा करना है तो उस सपने के पीछे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से दौड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और भी बढ़िया बेहतरीन वीडियो आपको दिखाता रहूं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश यादव।